इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और कुछ हद तक छुपे हुए विषय पर बात करते हैं। जरा सोचिए, पूरी दुनिया के देशों का वित्तीय भविष्य असल में किसके हाथ में है? कुछ चुनिंदा, अनदेखी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके पास ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा तय करने की अपार शक्ति है। आज हम इसी छिपी हुई ताकत यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये सच में चौंकाने वाला है। ग्लोबल मार्केट का 90% हिस्सा, जी हां 90%, सिर्फ 3 एजेंसीज के पास हैं। एस&पी, मूडीज और फिच। इन्हें द बिग 3 कहा जाता है। बाकी पूरी दुनिया की सारी एजेंसीज को मिला लें तो उनके पास बचता है सिर्फ 10%। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक तरह की पूरी मोनोपोली है, एक पूर्ण एकाधिकार। खंड 1, द हिडन फाइनेंशियल रूलर्स। आखिर इस 90% के एकाधिकार का वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मतलब क्या है? इसे समझने के लिए सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को देखते हैं। ये असल में एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह है। ये कार्ड तय करता है कि कोई देश इंटरनेशनल मार्केट से कितना सस्ता या महंगा कर्ज ले सकता है। रेटिंग अच्छी हुई तो कर्ज आसानी से और सस्ता मिलेगा, और अगर रेटिंग खराब हुई तो समझ लीजिए कर्ज लेना बहुत ही मुश्किल और महंगा हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये रेटिंग किसी भी देश की वित्तीय जीवन रेखा है। खंड 2, फ्लॉज इन द फॉर्मूला। लेकिन क्या यह रिपोर्ट कार्ड बनाने का तरीका बिल्कुल सही है? बिल्कुल नहीं। इसमें कई गंभीर कमियां हैं जिन पर दुनिया भर में सवाल उठते हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी और बुनियादी खामी इशुअर पेज मॉडल में छिपी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो संस्था या देश अपनी रेटिंग करवाना चाहता है, वही इन एजेंसियों को पैसे देता है। अब यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का टकराव। जाहिर है, बड़े और अमीर ग्राहकों को खुश रखने के लिए उन्हें अच्छी रेटिंग देने का बाजार का भारी दबाव एजेंसियों पर बना रहता है। इससे पूरी प्रणाली की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। इसके अलावा एक और बहुत गंभीर समस्या है जिसे प्रोसाइक्लिकैलिटी कहते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जब बाजार में सब कुछ शानदार चल रहा होता है, तब ये एजेंसियां काफी उदार होती हैं, खूब अच्छी रेटिंग्स बांटती हैं। लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है, इनका रवैया अचानक बहुत सख्त हो जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि देशों की रेटिंग ठीक उसी वक्त गिरा दी जाती है जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस तरह ये एजेंसियां वित्तीय घबराहट को शांत करने के बजाय आग में घी डालने का काम करती हैं। अब इस तुलना में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है रेटिंग तय करने का तरीका। एक तरफ पारदर्शी और ठोस मात्रात्मक आंकड़े हैं, जैसे प्रति व्यक्ति जीडीपी और कर्ज का अनुपात, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरी ओर गुणात्मक पैमाने भी हैं, जैसे संस्थागत मजबूती या राजनीतिक जोखिम। कई विकासशील देशों का मानना है कि ये गुणात्मक हिस्सा एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। ये पूरी तरह से अपारदर्शी है और अक्सर ऐसा लगता है कि इसमें उभरते हुए बाजारों की जमीनी हकीकत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। खंड 3, बायस एंड जियोपॉलिटिकल पावर। अब बात करते हैं पक्षपात और भू राजनीति की, और देखते हैं कि कैसे ये एजेंसियां जियोपॉलिटिक्स का अखाड़ा बन जाती हैं। अगर सांख्यिकी आंकड़ों को गहराई से देखा जाए तो होम बायस या घरेलू पक्षपात बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कड़े शोध बताते हैं कि इन एजेंसियों में अपने गृह देशों और उनके करीबी सहयोगियों को बेहतर रेटिंग देने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और क्योंकि द बिग 3 मुख्य रूप से अमेरिका में स्थित हैं, इसलिए अक्सर ये आरोप लगता है कि सॉवरेन रेटिंग्स केवल कठोर आर्थिक सच्चाई को ही नहीं दिखा रही, बल्कि कहीं ना कहीं भू राजनीतिक गठबंधनों की परछाई भी बन गई हैं। और ये पक्षपात सिर्फ गठबंधनों तक सीमित नहीं है, ये आर्थिक मॉडलों को परखने के तरीके में भी नजर आता है। पश्चिमी देशों का फ्री मार्केट कैपिटलिज्म यानी मुफ्त बाजार पूंजीवाद एक तरह का ग्लोबल स्टैंडर्ड मान लिया गया है। लेकिन ब्रिक्स जैसे उभरते देशों का एक बड़ा तर्क है। उनका कहना है कि पश्चिमी विश्लेषक उनके अलग तरह के सिस्टम को बेवजह कम आंकते हैं। उदाहरण के लिए भारत का विशाल इनफॉर्मल सेक्टर, जो अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक स्थिर रखता है, पश्चिमी रेटिंग ढांचे में उसे अक्सर सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा जाता। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इन रेटिंग्स का इस्तेमाल हमेशा से बड़े विवादों का विषय रहा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब मूडीज ने पुर्तगाल की रेटिंग घटाई। तब यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस फैसले को सरेआम, काल्पनिक और पक्षपातपूर्ण कह दिया था। और तो और, बात सिर्फ यूरोप की नहीं है। 2011 में जब एस&पी ने खुद अमेरिका की ही सर्वोच्च रेटिंग घटा दी थी, तब ओबामा प्रशासन ने भी उस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए एजेंसी पर गलत गणित इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया था। खंड 4, द डेवस्टेटिंग डोमिनो इफेक्ट। चलिए, अब इस बात पर आते हैं कि किसी रेटिंग के गिरने का असल जिंदगी में, जमीन पर क्या खौफनाक असर पड़ता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला कैसे काम करता है। ये महज कुछ कागजों पर होने वाला बदलाव नहीं है। रेटिंग में गिरावट से एक भयंकर चेन रिएक्शन शुरू होती है। पहला कदम, देश की सॉवरेन रेटिंग का गिरना। दूसरा कदम, इसके तुरंत बाद कर्ज लेने की लागत आसमान छूने लगती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे विनाशकारी कदम, कॉरपोरेट क्रशिंग। देश के बड़े बैंक और निजी कंपनियां भी अपने आप उसी दलदल में फंस जाती हैं। उनके लिए भी कर्ज लेना बहुत महंगा हो जाता है, जिससे पूरा आर्थिक विकास ठप पड़ जाता है। और इस आर्थिक चक्र का सबसे सीधा और भारी असर पड़ता है आम नागरिकों पर। कैसे? जब किसी देश को कर्ज पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, तो सरकार का बेशकीमती पैसा सिर्फ कर्ज और ब्याज चुकाने में ही पानी की तरह बह जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि सरकार को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के बजट में भारी कटौती करनी पड़ती है। सोचिए, रेटिंग एजेंसियों का एक सिंगल फैसला सीधे तौर पर लोगों के अस्पतालों और स्कूलों के फंड्स छीन लेता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रेटिंग गिरने का ये डर एक बेहद खतरनाक क्रेडिट रेटिंग इम्पास पैदा कर देता है। कोविड-19 महामारी के दौरान इसका एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला उदाहरण देखने को मिला। जब G20 देशों ने दुनिया के सबसे गरीब देशों को कर्ज से राहत देने की पेशकश की, तो कई देशों ने ये मानवीय सहायता लेने से महज इसलिए मना कर दिया क्योंकि एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ये राहत ली तो उनकी रेटिंग को जंक दर्जे में डाल दिया जाएगा। मतलब इस वित्तीय डर ने असल में मानवीय मदद का रास्ता ही रोक दिया। खंड 5, चैलेंजिंग द मोनोपोली। अब सवाल यह है कि क्या इस एकाधिकार का कोई तोड़ है? इस एकाधिकार को तोड़ने और व्यवस्था में थोड़ा संतुलन लाने के लिए अब ग्लोबल लेवल पर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर ब्रिक्स देश अपनी खुद की एक स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ नेशनल चैंपियंस भी उभर रहे हैं, जैसे कि चीन अपनी खुद की एजेंसी दगोंग को आगे बढ़ा रहा है, जो गैर पश्चिमी नजरिए से रेटिंग करती है। और तो और अब अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे पश्चिमी देश भी रेगुलेटरी सख्ती कर रहे हैं। वो एजेंसियों से ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और उन्हें उनके फैसलों के लिए जवाबदेह ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा विश्लेषण आखिर में एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय सवाल खड़ा करता है। क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था का ये वित्तीय आधार इस बढ़ती हुई भू-राजनीतिक दरार और खंडन के बीच टिक पाएगा? जिस व्यवस्था ने दशकों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाया है, क्या वो इन नए विकल्पों और बढ़ती चुनौतियों के सामने खड़ी रह पाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहें